हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं पुराने, उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहा हूं। और मैंने बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर को डाल दिया है क्योंकि मेरा मानना है कि पुराने क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत ऑथेंटिक होते हैं, जो कि केवीएस, नवोदय, DSSB और यूपी टीजीटी, एलटी वगैरह में पूछे गए हैं और मैंने नेट के पेपर भी कराए हुए हैं। तो आप अगर मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और अभी मैं कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ दूसरे पेपर की, और ये आपके लेवल को चेक करने के लिए है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस किए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50, अगर 60 में से आप 50 क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आप नौकरी के बहुत करीब जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस का मैंने बहुत अच्छा सेट लाया है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। इनमें से कौन है जिसे हम वेरिएबल नहीं माना जाए, कोई भी चर नहीं माना जाता है। तो वेरिएबल वही होता है जिस पर कि रिसर्चर का कंट्रोल होता है, ठीक है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। न्यू दिल्ली आपका वेरिएबल नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं मैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि द रिसेप्टर लाइंग इन जॉइंट एंड मसल आर। तो वे रिसेप्टर जो मांसपेशियों और जोड़ों के बीच में पाए जाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, प्रोप्रियोरिसेप्टर्स। ठीक है, आपने सुना होगा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है पीएनएफ मेथड। तो ये पीएनएफ मेथड में स्ट्रेचिंग की जाती है और जॉइंट के रिसेप्टर्स को इम्प्रूव किया जाता है जिससे कि हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। और यह एकदम एडवांस लेवल पर और सबसे न्यू टेक्निक है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ये है आपका। चलिए तो एक बार देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछ रहा है कि अ स्कोर टू विच एन ऑब्टेन स्कोर इज़ कंपेयर्ड। तो वह स्कोर जब हम किसी भी टेस्टर का स्कोर, ठीक है, प्राप्त करने के बाद कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। मतलब वह स्कोर, जैसे कि हमने टेस्ट कंडक्ट कराया, उसके बाद उसका मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के बाद जब हम उसका इवेल्युएशन करते हैं तो हम किस चीज़ से स्कोर को इवेल्युएट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे ऑप्शन नंबर 3 नॉर्म से हम उसके स्कोर को मिलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है आपका कि द मैक्सिमम स्वेट ग्लैंड्स आर सिचुएटेड एट। तो सबसे अधिक जो कि स्वेट ग्लैंड्स यानी अधिकतम पसीना ग्रंथि जो है वो कहाँ मौजूद होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, हथेलियों में होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्जेंट जंप मेजर। तो सर्जेंट जंप क्या मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो जितने भी जंपिंग इवेंट हैं, आप इस बात को जानिए कि जितने भी जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं वो सभी आपके मैक्सिमम मतलब स्ट्रेंथ तो मेजर करते ही हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ दिखा है तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि क्रॉस वेबर टेस्ट मेजर। तो क्रॉस वेबर टेस्ट क्या मेजर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग मैंने अभी तक 7 से 8 एग्ज़ामों में देखा हुआ है। चाहे आप यूपी टीजीटी ले लीजिए या कुछ भी, या एलटी ले लीजिए, एलटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद केवीएस में भी मैंने देखा है, नवोदय में भी मैंने देखा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है कि आपके एकदम आने वाले ही क्वेश्चंस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन प्रिडाइजेशन विच फेज इज़ नोन एज फेज ऑफ बेस क्रिएशन।
तो कौन सा प्रेडाइजेशन का वह कौन सा चरण होता है जिसमें हम कि उसे प्रेडाइजेशन का आधार बेस कहते हैं, आधार फेज कहते हैं, ठीक है, बेस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रिपरेटरी पीरियड जो होता है वो बेस क्रिएट करता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि प्रिपरेटरी पीरियड में हम फिजिकल फिटनेस को डेवलप करते हैं, खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस को डेवलप करने का काम करते हैं। तो जब तक ये फिजिकल फिटनेस क्या है, किसी भी खिलाड़ी की एक बेस होती है, ठीक है, तो बेस यानी कि प्रिपरेटरी पीरियड में क्रिएट किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि द लॉज ऑफ लर्निंग हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया गया। तो सीखने को प्रतिपादन का नियम कहाँ से किया गया है, आपको ये बताना है कि किस आधार पे किया गया है। तो ये जो आधार पे किया गया है ह्यूमन बिहेवियर से किया गया है, ठीक है, सीखने के नियमों पर किया गया है ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार से। क्योंकि लर्निंग का जो मतलब होता है ना, आपको बताना चाहूँगा, लर्निंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। जब आपके बिहेवियर में, ठीक है, आपके व्यवहार में जब मॉडिफाइड हो जाए चीज़ें तो हम उसे क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर से ही आपकी लर्निंग होती है, यानी बिहेवियर का जब मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम उसे लर्निंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि एल्वोलाई इज़ अ पार्ट ऑफ। तो एल्वोलाई किसका पार्ट होता है, थोड़ा आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, रिस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है आपका एल्वोलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि हाइपर एक्सटेंशन ऑकर्स व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड। तो किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव प्रारंभ होता है, मतलब हाइपर एक्सटेंशन लास्ट आपको कब माना जाएगा कि आपका जो एंगल होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 180। यह क्वेश्चंस आपको केवीएस में और आपको DSSB में पिछले पेपर्स में देखने को मिला होगा, अगर मैंने कराया है तो। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी हेल्प्स टू नो। तो जो हम लोग सेंटर टेंडेंसी लगाते हैं, मीन मीडियम मोड लगाते हैं, तो वह किस बात को जानने के लिए लगाते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्टेटस ऑफ द ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप की स्टेटस को जानने के लिए हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का यूज़ करते हैं, या केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं उसको हम। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ईयर विंटर ओलंपिक गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। मैं बता रहा हूँ कि UP-TGT हो या फिर 2016 वाला आप देख लीजिएगा, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद भी KBS और DSSB में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं सारे घुमा फिरा के आते हैं, बस आप कितने अच्छे प्रैक्टिस सेट्स को लगाते हैं और कितने ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ 90-24, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। यहाँ बात कर रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन की क्लास में हम कोई सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करते हैं तो उसका एक करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले हम क्या करते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। पहले डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रैक्टिस होता है और उसके बाद करेक्शन करते हैं, लास्ट में इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपका इंस्ट्रक्शंस होगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो यहाँ पे बीच में ऐड हो सकता है, लेकिन इस हिसाब से हम डेमोन्स्ट्रेशन पहले कराते हैं, करके दिखाते हैं बच्चों को स्किल को, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, फिर करेक्शन करते हैं और फिर इवैल्यूएशन करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको उसमें भी कराया था। तो हिंज जॉइंट हम किसे कहाँ पाया जाता है, तो हिंज जॉइंट जो होता है वो आपके घुटने में पाया जाता है, ठीक है। सैडल जॉइंट जो होता है वो थंब में पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जो होता है शोल्डर में पाया जाता है। पिवट जॉइंट नेक में पाया जाता है। तो आइए इसका जो राइट आंसर है हम वो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आपका होगा। 1 2 4 3, देखिए 1 2 इसी का 4 हो गया और इसका 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर केनेथ कूपर इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ। तो केनेथ कूपर किस परीक्षण के प्रतिपादक थे, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 12 मिनट रन वॉक, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका करेक्ट हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। थोड़ा सा ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस आने के पूरे चांस है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको यूपी टीजीटी और सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्प्रिंट। तो स्प्रिंट के दौरान जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे ए का पहला, उसे हम एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो बी का चौथा ये होता है आपका ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डिफिशियंसी को स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन मसल। तो ये मैंने कराया था आपको, आपने देखा होगा यूजीसी नेट का जो पेपर था, यूजीसी नेट का जो पेपर था मैंने उसमें इस चीज़ को कराया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। आप उस पेपर को देख लीजिए, आपको सारा एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। यहाँ बात कर रहा है कि एज पर फीफा रूल्स हाउ मेनी प्लेयर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन फीफा फुटबॉल मैचेस। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 जो प्लेयर होते हैं, 3 प्लेयर्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फीफा के रूल के हिसाब से। 3 प्लेयर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बात कर रहा है द रेंज, ये यहाँ पे बात हो रही है कि द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल एक्सटेंड फ्रॉम। तो 2 चरों के बीच संबंध की सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। जैसे आप जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, कोरिलेशन बैठाते हैं, तो 2 चरों के बीच का सीमा कब आप माना जाएगा, कहाँ से कब तक। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। 2 इज़ करेक्ट। 1.02 प्लस 1.0 माइनस 1.02 प्लस 1.0, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19। ये बात कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बात कर रहा है कि इन ऑर्डर टू ट्रेन एब्डोमिनल मसल्स वी नीड 2 फ्लैग्स। अगर हम चाहते हैं कि अपने एब्डोमिनल मसल्स को क्या करें कि स्ट्रेंथ लाएं, उनको ट्रेंड करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कौन सी एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। हिप ज्वाइंट को मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। किसको मोड़ना पड़ेगा? हिप ज्वाइंट को। अगर आप मोड़ेंगे तो मतलब ऐसा एक्सरसाइज करें जिसमें कि हिप ज्वाइंट को मोड़ना पड़े और तभी जाकर वो आपका जो स्ट्रेंथ डेवलप होगा, ट्रेन करेंगे आप, एब्डोमेन्स को ट्रेन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोकिनेटिक टेस्टिंग मेजर्स। तो आइसोकिनेटिक का मतलब क्या होता है कि रिदमिक एक्सरसाइज होते हैं वेट लेकर। तो आइसोकिनेटिक टेस्टिंग क्या मेजर करता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ज्वाइंट मूवमेंट। तो ज्वाइंट मूवमेंट्स को बताता है कौन, मेजर करता है आपके आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि द स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन इंटरवल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज, ठीक है। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन इंटरवल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो अगर इंटरवल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बीच हम बैलेंस बैठाते हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि आपकी ऑर्गन्स की बात हो रही, जब भी आप फिजियोलॉजिकल वर्ड देखेंगे तो आप ये बताइएगा कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उसकी बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए हम उस अवस्था को क्या कहते हैं, जब हम इंटरनल ऑर्गन्स के बीच उनकी इक्विलिब्रियम और बैलेंस को बनाते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उन सभी समन्वय बनाने हैं तो उसको हम ऑप्शन नंबर 4 होमियोस्टोसिस कहते हैं, ठीक है। होमियोस्टोसिस मतलब है कि इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में सही समन्वय या इक्विलिब्रियम को बैठाना। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच वन कम्स अंडर द कमांड मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें से कौन सा, ठीक है, जो है वो कमांड मेथड के अंतर्गत टीचिंग में आता है। आपको ये बताना है सीटी बजाना, ठीक है, ब्लोइंग द विसिल सीटी बजाना, गोली दागना या ड्रम ढोल बजाना, कौन सा हम कमांड मेथड कहेंगे या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का
दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सीटी बजाना भी हम किसी को कमांड दे के कर रहे हैं, सीटी भी हमारा क्या होता है, कमांड है। और गन शॉट भी तरह से कमांड है। जब आप देखेंगे कि 100 मीटर स्प्रिंट रेस है, किसी भी रेस में गन शॉट से रेस स्टार्ट की जाती है तो कमांड है। और देखें ड्रम बजाना, ड्रम से भी क्या होता है, एक्सरसाइज कराते हैं तो भी कमांड है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ स्पोर्ट्समैन इज अबाउट। तो खिलाड़ियों के लीवर में जो ग्लाइकोजन की लगभग कितनी मात्रा संचित रहती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, 70 to 100 ग्राम। ये क्वेश्चंस आपका UPLT में पूछा गया है जो 2018 में हुआ था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग इज। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस। सबसे पहला एम यही है। और एक बार जान लीजिए, एम जो होता है ना वो एक सिंगल होता है, और जिस रास्ते से हम होकर एम तक जाते हैं, पहुंचते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और एक हमारा एम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इन लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर पीरियड ऑफ। तो लॉन्ग जंप में विंड वेलोसिटी, वायु का वेग, कितने समय के लिए मापा जाता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 इज इसका राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 5 सेकेंड के लिए आप विंड स्पीड को मेजर, विंड वेलोसिटी को मेजर करते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ बात हो रही है कि हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4 कैलोरीज। ठीक है, तो ये भी सब क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा UPTGT हो चाहे DSSB हो, मैंने हर बार ये सब क्वेश्चन आपको कराए हैं। इनमें से ऐसे ही बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने को कभी नहीं मिले होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है। तो मैच द कॉलम, यहाँ पे मसल्स के कॉलम दिए हुए हैं, मसल्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे, हाँ एक बार और इसको भी छुपा देते हैं सूची 1, 2 को, क्योंकि चीज़ें फिर बहुत छोटी हो जाएंगी, आपको दिखेंगी नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, सबसे पहले हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग जो होता है वो होता है आपका बैक ऑफ द थाई, थाई के पीछे वाले भाग में हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है। नेक्स्ट होता है ग्लूटियस। तो ग्लूटियस जो होता है वो आपके हिप मसल्स को कहा जाता है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये सबसे चौड़ा और लार्जेस्ट मसल होता है, लार्जेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट अगर बोलेगा तो सार्टोरियस है। लेटिसमस डॉर्सी क्या होता है, ये होता है लेटरल इन द बैक, ये। और गैस्ट्रोनीमियस होता है यहाँ। तो आज का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इन वॉलीबॉल गेम इज। वो सॉफ्टवेयर जिससे हम वॉलीबॉल परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम किस रूप में जानते हैं या किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, डेटा बॉली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, डेटा बॉली के नाम से जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर इवेल्युएट करता है वॉलीबॉल गेम के स्कोर को। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे हो रही है बात कि वैसो कंस्ट्रिक्शन अराउंड द वुंड इज इनिशिएटेड बाई। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब पहले क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि जब हमारे जो वेन्स वगैरह है ना, नलियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ जाना और डायलेशन मतलब फैल जाना। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन अराउंड द वुंड इज इनिशिएटेड बाई। तो वुंड मतलब जब हमें चोट लग जाता है तो उस समय हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है घाव के आसपास। तो वो हम उससे क्या करते हैं, वो चारों तरफ शुरू होता है। तो किस तरीके से शुरू होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। तो क्रायोथेरेपी के द्वारा क्या होता है, जैसे हम ठंडी चिकित्सा देते हैं, आपको क्यों बोला जाता है कि आप ठंडी चिकित्सा दीजिए। देखिए होता क्या है कि जैसे चोट लग जाती है तो हमारे मसल्स जो अंदर के वेन्स वगैरह या टिश्यूज़ होते हैं वो फट जाते हैं और वहाँ से हमारा क्या होने लगता है, ब्लड बाहर लगता है, जिससे कि स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है।
और अब क्या करते हैं, जैसे ही हम क्रायोथेरेपी लगाते हैं तो ठंड की वजह से वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे उस पार्ट में स्वेलिंग नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बात कर लेते हैं कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड इन, तो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1930 कनाडा में, ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ होल्स आर इन अ फुल लेंथ गोल फील्ड, तो गोल फील्ड के, ठीक है, जो होल्स होते हैं आपने देखा होगा गोल्फ में होल होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं गोल्फ फील्ड में, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 18 गोल होते हैं, मतलब कुल 18 छेद होते हैं गोल्फ में, ठीक है, ग्राउंड में। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे स्पीडोमीटर मेजर, तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 डिस्टेंस कवर्ड, तो स्पीडोमीटर ये बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है, ये आपका स्पीडोमीटर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो आयरन का गुड सोर्स इसमें से क्या माना जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन वेजिटेबल्स को आयरन का सबसे ज़्यादा सोर्स माना जाता है, हरी सब्जियों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे है आपके सामने कि प्री स्कूल चिल्ड्रेन लर्न थिंग्स बाई, तो स्कूल जाने से यानी पूर्व प्राथमिक बच्चे स्कूल जाने से पहले या स्कूल जाने की अवस्था से पहले जो बच्चे कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वो किससे सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इमिटेशन है, नकल के द्वारा, सबसे अनुकरण के नकल के द्वारा सीखते सबसे ज़्यादा। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं परीक्षण विधि दिया हुआ है उल्टा सीधा, ये गलत है, आप इसको सही मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप खुद मर्जी हैं, आप खुद कर सकते हैं, मैं कोई भी चीज़ 100% श्योर कोई भी इंसान नहीं दे सकता आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। टू मेजर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स आर, तो मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 कैनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स, ये होते हैं मैकेनिक्स के दो पार्ट, इसी के अंदर आता है, इसके अंदर स्टैटिक और डायनेमिक आता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज़, तो लंग्स का रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, 1200 ml जो होता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। अब कुछ लोगों को रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में नहीं पता होगा, तो आफ्टर एक्सहेलेशन अगर आपने पूरी सांस को बाहर निकाल दिया हुआ है उसके बावजूद कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस हमारे लंग्स में जो बची रहती है उस बचे हुए गैसेस को ही हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिएक्टिव मैथड इज़ आल्सो कॉल्ड, तो रिएक्टिव मेथड को हम किस नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 पॉलियोमेट्रिक्स को हम रिएक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ बात हो रही है कि ट्रेनिंग रेगिंग फ्रॉम 7 मंथ टू 12 मंथ्स इज़ नोन एज, अगर कोई भी ट्रेनिंग है उसका जो रेंज है रेजिंग, ठीक है, रेंज यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप है, तो रेज किया हुआ है कोई भी ट्रेनिंग का जो कार्य है काल है वो चल रहा है 7 महीने से 12 महीने तक, उसे हम किस तरह का ट्रेनिंग मेथड कहेंगे आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 मैक्रो साइकिल, जो कि सबसे बड़ा होता है और मंथ में चलता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ रिसर्च कैन बी डिफाइंड इन वन सिंगल टर्म देन रिसर्च इज, अगर हम रिसर्च को एक सिंगल शब्द में बताना चाहें, एक सिंपल एक शब्द में अगर बोला जाए कि रिसर्च क्या है तो आप क्या इसमें से बताएंगे, तो आप ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑल ऑफ द 3, ठीक है। डिस्कवरी के नाम से भी जानते हैं, न्यू नॉलेज के नाम से जानते हैं, इन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, ये सब सिंगल वर्ड यूज होते हैं किसके लिए, रिसर्च के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कह रहा है कि प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज गवर्नड बाई, यह क्वेश्चन इतनी बार यूपी पीजीटी में, टीजीटी में और DSSB में, ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है।
तो देख सकते हैं इसको, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, NCTE कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है यहाँ पे कि फॉर गुड टेस्ट द डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट। एक अच्छे प्रशिक्षण की महत्व की आरोही क्रम है। तो एक अच्छे प्रशिक्षण जो होते हैं उनका एक सीक्वेंस आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छे प्रशिक्षण में क्या आप इस्टेब्लिश करेंगे, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। पहले रियलिबिलिटी इस्टेब्लिश किया जाता है, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिबिलिटी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यहाँ पे कि टॉप स्पिन ऑन वॉलीबॉल कॉज। तो वॉलीबॉल में अगर हम टॉप स्पिन का यूज कर रहे हैं तो क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, शॉर्टर बाउंस। बाउंस जो होगा बॉल में वो कम हो जाएगा अगर आप टॉप स्पिन का यूज करते हैं। आपने सुना होगा टॉप स्पिन भी एक तरीके से स्किल है, वॉलीबॉल सर्विस स्किल होता है टॉप स्पिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि नेम द फर्स्ट वुमेन वेट लिफ्टर हु वॉन द मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक गेम्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट की बात हुई है। कभी कभी आपको क्या होगा कि आपने ये देखा है कि खाली आपने वेट लिफ्टर का नाम सुना और आपके दिमाग में चल रहा है क्योंकि ओलंपिक चल रहे हैं तो आप तुरंत बस मीराबाई चानू को मार देंगे, जबकि ये गलत है। फर्स्ट की बात हो रही है तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट की बात हो रही है तो पहले मीराबाई कर्णम मल्लेश्वरी ने ला दिया है, और दूसरी ये साइकोम है जिन्होंने पहली सिल्वर मेडल जीतने वाली हैं। यह पहली सिल्वर, अगर ये पहले सिल्वर पूछता तब आप बताते कि पहला सिल्वर मेडल, इन्होंने ब्रॉन्ज लाया था। ठीक है, वेट लिफ्टर है महिला। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रहा है कि द साइंस दैट स्टडीज मोशन इज। तो वह साइंस, वह विज्ञान जो गति का अध्ययन करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बायोमैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि द हाईएस्ट अवार्ड फॉर प्लेयर इन इंडिया इज़। भारत में खिलाड़ियों के लिए सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। रत्न कहाँ है, जैसे भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियंस के लिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे राजीव गांधी खेल के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। और इस समय इसकी प्राइस क्या हो गई है आप जान लीजिए। इसकी प्राइस जो हो गई है 25 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख रुपए इसकी प्राइस हो गई है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन 46, कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स एंड लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। आपने किसी हैबिट को अडॉप्ट कर लिया है कोई, ठीक है, और उससे क्या कर रहे हैं कि एक सिचुएशन मतलब आपको ने सीख लिया है और कभी कभी वो दूसरे सिचुएशन में भी हेल्प कर रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि प्रेजेंटिंग द टास्क थ्रू इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, करेक्शन कम्स अंडर। तो अगर हम कोई प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई टास्क को सिखा रहे हैं बच्चों को और कोई भी मतलब एक लेसन प्लान है उसको कर रहे हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं या इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, इस टीचिंग मेथड को हम किस नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, डिडक्टिव टीचिंग प्रोसीजर। इसे हम डिडक्टिव टीचिंग प्रोसीजर कहते हैं। दो तरह के टीचिंग प्रोसीजर आप माने जाएंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, एक होता है जनरल टू पार्टिकुलर। ठीक है, एक होता है जनरल टू पार्टिकुलर। तो जनरल टू पार्टिकुलर को हम इंडक्टिव कहते हैं और पार्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, उसे हम डिडक्टिव कहते हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका बता रहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है 48। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेल बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, और यहाँ पे है अ रिसर्च प्रपोजल मीन्स। रिसर्च प्रपोजल का मतलब क्या है, एक शोध प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर
4 ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क टू बी कंप्लीटेड। तो मे भी हो सकता है कि रिसर्च से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस भी कुछ करा दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि टेक्टाइल फंक्शन इज एसोसिएटेड विद। तो टेक्टाइल फंक्शन किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 टच। छूने से ही टेक्टाइल स्पर्शनीय कार्य का संबंध है टच से, छूने से। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाई। डेंगू फीवर किससे कारण होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 वायरस के द्वारा होता है डेंगू फीवर। एडिस इजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है उसके काटने से आपको डेंगू फीवर होता है, एडिस इजिप्टी। और मलेरिया के लिए क्या होता है, एनाफिलिस मादा मच्छर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है डबल प्रेडेशन हैज़। तो डबल प्रेडेशन में क्या होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 1 ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। डबल प्रेडेशन में भी ट्रांजिशन पीरियड 1 होगा, चाहे वो ट्रिपल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो सिंगल हो, सभी में ट्रांजिशन पीरियड आपको सिंगल ही माना जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे है कि व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस इज नोन एज। तो मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एकदम मतलब सीधा है, खड़ा है, तो मैट है, मैट से आइसोमेट्रिक के नाम से जानते हैं इसे हम। तो आइसोमेट्रिक यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे है कि कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाई। तो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 पेवलॉव के द्वारा दिया गया था कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। बात हो रही है कि व्हेन पार्ट ऑफ बॉडी हैज़ अ फ्रिक्शन अगेंस्ट एनीथिंग इट इज़ रिजल्ट। अगर जब शरीर का कोई भाग किसी चीज़ से रगड़ खाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है। अगर रगड़ खाता है तो आपके मसल्स में जलन, आपके स्किन में जलन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ बात हो रही है कि नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 23 टीम विल बी। तो आपको बताना है कि 23 टीमों के नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रथम चक्र में कुल मैचों की संख्या होगी। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका आपको क्या है कि पहले आपको मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सबसे पूरा पिक्चर ही ड्रॉ करना होगा। तो 23 में आप बाई कितना देंगे, 23 में हम बाई देंगे, 32 से माइनस करते हैं और निकालते हैं कितने बाई होंगे आपके पास 9। तो आपने 23 में से क्या करना है कि 9 लोगों को आपने बाई दे दिया, तो आपके पास 3 में कितनी बची 14। तो 14 का जब आप पेयर बनाएंगे, 14 का जब आप पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे 7। तो यानी कि कितने मैचेस हुए आपके 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो 7 है। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, आपको वो पूरा रिहर्सल नहीं करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। बात हो रही है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ आर। तो ग्रोथ में कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, ये सारे आपके ग्रोथ के पर फैक्टर्स डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। 58। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सिंगल नेल्सन टर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंगल नेल्सन किस खेल से संबंधित शब्दावली है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी रेसलिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे बात हो रही है कि द बेस्ट मैथड ऑफ टीचिंग फिजिकल एक्टिविटी इज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए सबसे बेस्ट मैथड कौन सा माना जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का हम सिखाते हैं, जब तक हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे तब तक बच्चे के मन में कोई भी इमेज नहीं बनेगी। तो बिना इमेज बने और बिना ऑब्जर्वेशन किए वो सीख नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 60 और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में लाएंगे। स्कूल हैज़ सर्विसेज इन इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर। भारत में पाठशाला स्वास्थ्य सेवाएं कब से शुरू की गई आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 1909 में आपका स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चीज़ें स्टार्ट की गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए मेरा जो पर्पज़ है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से क्वालिफाई करें और अपनी नौकरी निकालें, मेहनत करें।
दूसरों की तरह नहीं मैं सिर्फ आपको लालच देता हूँ या इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। जो भी चीज़ें हैं मैं सामने और सीधे फैक्ट बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई भी सजेशन आपका है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपकी जो भी सजेशन होगा वो स्वीकार्य होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो वो भी आपका स्वीकार होगा। कोई भी 100% आप किसी भी चीज़ को 100% श्योर आप नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।